नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऑटो वाले के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग इतने ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये किसी के साथ घट भी सकता है या फिर ये एक फिल्मी कहानी है। लेकिन जिसके साथ घटा है ना, आज वही जानता है कि क्या उस रात उस बंदे ने एक्सपीरियंस किया था। खैर, बिना वक्त जाया किए आइए शुरू से शुरुआत करते हैं इस कहानी की। इंट्रोडक्शन के साथ कहानी के फ्लो में आगे बढ़ेंगे। दरअसल महाराष्ट्र के एक बहुत ही छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। श्रीकांत की पत्नी और 3 बच्चे, 2 बेटियां थी और 1 बेटा था। यहां पर ना गांव में जरूरतें कम थी, ख्वाहिशें कम थी, खर्चे कम थे, तो जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा था। इन लोगों का एक पुश्तैनी खेत था, वहीं पे खेती बाड़ी हो रही थी, भाई कमाई निकल जा रही थी, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा था। लेकिन आए दिन लोग श्रीकांत के पास आते और श्रीकांत को ये सजेशन देते कि श्रीकांत यार, तू शहर जाना, तेरे बच्चे देख कितने बड़े हो गए हैं, इनको ऐसी सरकारी स्कूल में एजुकेशन मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है, वरना इंसान की इज्जत नहीं होती है। अच्छा पढ़ा लिखा अच्छे आदमी बन जाएंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे, तेरा नाम रोशन करेंगे। तो श्रीकांत अपनी पत्नी के साथ आए दिन ये चीज डिस्कस करता कि क्यों शहर चले, क्या जाएंगे तो कौन से शहर जाएंगे। तो पत्नी हमेशा से यही बोलती, जाएंगे कभी तो नासिक जाएंगे या मुंबई जाएंगे। तो श्रीकांत आखिरकार एक दिन इस डिसीजन में पहुंच जाता है, आज से तकरीबन 30 साल पहले, कि हमको ना नासिक में जाना चाहिए। अब बस ये लोग नासिक आने का प्लान कर लेते हैं। नासिक में पहुंच तो गए भाई, बड़ा शहर था, रहेंगे कहाँ। चलो थोड़ी सेविंग थी, लेके आए थे, घर तो मिल जाना था और मिल भी गया। लेकिन अब जीवन यापन कैसे चले। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए तो आए थे, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए तो आए थे, लेकिन खर्चा कहां से निकले, कहां से पैसे आए। ये एक नौकरी की तलाश में लग गए। तलाश के दौरान ही इनकी मुलाकात इनके गांव के ही एक व्यक्ति से हुई, जो कि काफी साल पहले गांव छोड़कर नासिक में शिफ्ट हुआ था। वो अभी पैसे कमाने वाला ठीक ठाक आदमी बन चुका था। उसने श्रीकांत जी से मिलकर उनको सजेशन दिया कि भाई तू ऑटो क्यों नहीं खरीद लेता। श्रीकांत जी कहते हैं कि यार, ऑटो खरीदने के इतने ज्यादा पैसे कहां से आएंगे, अगर होते तो मैं खुद खरीद लिया होता। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी आया था। तो श्रीकांत जी का वो पहचान वाला बोलता है कि ऐसी बात है, तुम एक ही गाँव के हो, इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं तुमको ऑटो दिलवा देता हूँ। जितनी भी तुम्हारी कमाई होगी महीने के महीने थोड़े थोड़े पैसे करके मुझे चुका देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। श्रीकांत जी खुश हो जाते। ये बहुत बड़ी बात थी, सुनने में आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन ये एक ऐसी चीज थी ना यार कि किसी का अब जिंदगी बन सकती थी, किसी का परिवार अच्छे सेटल हो सकता था, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते थे और इनका एक शहर में नया जीवन शुरू हो सकता था। श्रीकांत की लाइफ में इतने साल पुराना एक पहचान वाला भगवान के रूप में आ गया। उसने श्रीकांत जी को 2 दिन बाद ले जाकर ऑटो दिलवा भी दिया। हवा में बात नहीं कर रहा था, सचमुच में दिलाया। ये दिन श्रीकांत जी, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन था। बस इन्होंने ऑटो चलाना शुरू किए, पैसे कमाए, थोड़े पैसे उसको दिए और यहाँ पर अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिए। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगे और ऐसे करते 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 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में श्रीकांत जी ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। बच्चे अच्छे खासे बड़े हो चुके थे। अब श्रीकांत जी की उम्र लगभग 45 साल की हो चुकी थी। हम मन ही मन ये सोचने लगे कि लाइफ में सब कुछ कर लिया, इतने छोटे से गांव से बड़े शहर में आया, जीरो से इतना कुछ बनाया, बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाने के एक वो होता है ना, सीढ़ी होती है, वहां पर लाकर खड़ा कर दिया, घर भी बना लिया छोटा मोटा। क्या अभी क्या रह गया? मेरी दोनों बेटियों की शादी। एक बार दोनों बेटियों की शादी कर दूं तो बस पैदा होना ही सफल हो जाएगा। इसी सोच के साथ श्रीकांत जी डिसाइड करते हैं कि यार, मैं ना अपना ये जो ऑटो का काम है ना, ये ओवर टाइम कर देता हूँ, नाइट शिफ्ट भी बढ़ा देता हूँ। डे में तो चलाऊंगा ही, नाइट में भी चलाऊंगा, ओवर टाइम चलाऊंगा। सोना इतना थोड़ी जरूरी है यार, एक बार दोनों बेटियों की शादी हो जाए फिर जी भर के रिटायरमेंट लेके सोऊंगा, फिर ऑटो चलाना छोड़ ही दूंगा एक घड़ी, लेकिन अभी अच्छे से मेहनत कर लेता हूँ। ऐसा सोच के पत्नी जी से बात किए। पत्नी जी बोलती कि ठीक है, अगर आपके मन में आ रहा है तो आप चले आइए, लेकिन देख लीजिए यहाँ ज़्यादा तबीयत खराब लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले ने इतना दिया है ना और आगे भी दे ही देगा।
बिना मतलब के लालच मत करो। बोलते ठीक है परेशानी होगी तो खुद काम छोड़ देंगे, ऐसा कौन सा सरकारी काम है भाई, हाँ, कि सरकार बोलेगी करना है तो करना ही पड़ेगा, ये तो अपना काम है ना, अपन अपनी ऑटो चला रहे, कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो पत्नी बोलती है ठीक है चलो चलाइए। इन 10 सालों में श्रीकांत जी को नासिक की एक एक गली, एक एक मोहल्ला याद हो गया था। ये रास्ता कभी भटक ही नहीं सकते थे। अब एक दिन की बात है यार, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो कैसा रूटीन था, रूटीन बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सुबह 10 बजे अपनी ऑटो लेकर निकल जाया करते थे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बढ़िया से ऑटो चलाते थे। इस समय ग्राहकी भी अच्छी मिलती थी। और वे 5 बजे घर पे आते थे, खाना वाना खा के सो जाते थे। फिर 9-10 बजे उठते थे, फिर ऑटो लेके रात में 9-10 बजे निकल जाते थे। फिर रात के 9-10 बजे से लेकर सुबह के 4-5 बजे तक बढ़िया से ऑटो चलाते थे। फिर 4-5 बजे घर पे आके फिर खा पी के थोड़ा सो जाते थे। फिर सुबह 10 बजे निकल जाया करते। ऐसा इनका रूटीन था। और जो आज का दिन था वो भी डेली रूटीन वाला ही था। किसी तरह का कुछ आभास नहीं, किसी तरह की कुछ गड़बड़ नहीं। ऐसे ही आए, सोए और नाइट शिफ्ट में निकलने का वक्त आ गया। रात के तकरीबन 10 बजे ये बढ़िया से उठे, मुंह हाथ धोए और तैयार वैयार होके बढ़िया से टीका वीका लगा के पहुंच गए अपनी ऑटो लेकर अपने जहां पर स्टॉप था वहां पे। इनके साथ इनका एक और दोस्त, पहचान अब दोस्ती तो हो ही जाती है भाई, इनका एक और दोस्त ओवरटाइम कर रहा था। इसके माता पिता को थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, गांव में कोई ज़मीन वगैरह खरीदनी थी, इसीलिए भाई सबका अपना अपना अलग अलग होता है सिस्टम भाई, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती है। श्रीकांत जी अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए कर रहे थे और वो अपने माता पिता की खुशी के लिए कर रहा था। खैर ये दोनों यहाँ पे ऑटो लगा के खड़े स्टैंड में, पूरी स्टैंड में कोई नहीं आ रहा यार। बहुत देर बीत गई, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय आ गया। लोग आ रहे जा रहे तो हैं, लेकिन ऑटो की ज़रूरत आज किसी को क्यों नहीं पड़ रही, इनको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा बोले कि एक राउंड मार के आते, किसी से पूछते हैं गाड़ी चला चला के कि यहाँ जाना है क्या, यहाँ जाना है क्या, यहाँ जाना है क्या। गाड़ी चलाए, पूछे, किसी ने हाँ नहीं बोला और कोई कहीं जाने को तैयार नहीं। 12:30 से 1 का टाइम हो गया। बोले यार स्टैंड में ही लगाते हैं। श्रीकांत जी बोलते हैं आज बहुत थकान फील हो रही है, कोई आ नहीं रहा है ना, तो बोरियत के कारण और थकान तो ऐसा लग रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, तू जाग और तुझे अगर कोई भी दिखे कि उसको मेरे एरिया में जाना है, मतलब इन लोगों का एरिया बटा हुआ था कि ये एरिया में श्रीकांत जी जाएंगे, ये एरिया में वो दूसरा वाला जाएगा। तो दूसरे वाले को बोलते हैं कि मेरे वाले एरिया में जाने के लिए कोई भी आए तो मुझे उठा देना, और ऐसा भरोसा था दोनों को। वो बोलता है ठीक है आप सो जाओ, फिर उसके बाद मैं सोऊंगा, आप जागना। तो ऐसा बोल के ना ये ओके कर देते हैं और श्रीकांत जी ना अपनी ऑटो फंसा के बढ़िया सोने से लगते हैं। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद उनका ये दोस्त जिसका नाम मुरलीधर था, मुरलीधर श्रीकांत जी को उठाता है, श्रीकांत जी उठिए, ये आपके ग्राहक आए हुए हैं, आपके एरिया में जाना है। ये उठे, अपने गमछे से थोड़ा मुंह पोंछे, देखे तो सामने ग्राहक के तौर में 2 आदमी औरत है, मतलब उम्र रही होगी ये 30-32 साल की, और या तो पति पत्नी रहे होंगे या तो भाई बहन रहे होंगे। ये बोलते कहाँ जाना है, आदमी औरत अपना पता बताते हैं, बोलते ठीक है बैठिए। ये बढ़िया से थोड़ा फ्रेश होते, पानी पीते हैं, फिर से मुँह पोंछते हैं, हल्का पानी मारते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते और चल पड़े। मस्त चल रहे हैं, हल्का सा रेडियो लगाए हुए हैं, बढ़िया से चल रहे हैं। वो पीछे बैठे हुए अपनी बात कर रहे हैं नॉर्मली, और ये थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच गए, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं, पैसे वैसे लिए और बढ़िया से जाने लगे। अब जाते जाते पता नहीं क्या हुआ यार, बीच में साला रेडियो बंद सा हो गया। बढ़िया अच्छे से रेडियो चल रहा था, रेडियो को चेक करने लगे, चल क्यों नहीं रहा, अभी तो अच्छा खासा चल रहा था। अपनी ऑटो रोक दिए और वो रेडियो की वायरिंग फिक्स करने में लग गए। हाँ अब प्ले हुआ बिना मतलब के यार। ऑटो चलाते समय रेडियो सुनने का एक मजा ही अलग होता है। फिर ऑटो स्टार्ट किए, अरे ऑटो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, ऑटो स्टार्ट हो ही ना, टेंशन में आ गए, अरे यार सब तो ठीक था। उतरते हैं, थोड़ी हिलाते हिलाते हल्का सा धक्का मार के लेके आगे बढ़ाते, फिर बैठते हैं, फिर स्टार्ट करते, स्टार्ट हो गए, अब चलो। लेकिन अब एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया, क्योंकि जहां पे इन्होंने ये गाड़ी रोके थे वो एक चौराहा टाइप का था। अब जो बड़े हैं ये रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये गली पहले कभी देखी हुई सी नहीं लग रही है, शायद इस रास्ते में ये पहले कभी रात के वक्त आए नहीं थे और स्ट्रीट लाइट्स भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। लेकिन जैसा मैंने बताया, हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक मोहल्ला इनको बहुत अच्छे से पता था। ये अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं और इस उम्मीद में आगे जाने लगते हैं कि मैं अपने रास्ते, अपने स्टैंड में पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन आधे घंटे बीत जाते हैं, ये ऐसा लग रहा था कि वही हो रहा है क्या। नासिक की चकाचौंध इनको दूसरी तरफ तो दिखाई दे रही थी, लेकिन ना जाने क्यों ये अपनी ऑटो के साथ
इस दूसरे रास्ते में गुमराह होते जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस जमाने में ऐसा कोई फोन भी नहीं था, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। क्लियर समझ में नहीं आ रहा था कि उधर पहुंचूं कैसे। ये जो रास्ता था ये भी अजीब नहीं था, यहाँ पे भी बिल्डिंग्स थे, घर बने हुए थे, लेकिन एक कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूछे कैसे कि भाई मैं उस जगमगाते हुए नासिक में कैसे जाऊं। ये अंधियारे वाले नासिक में तो मैं लाइफ में पहली बार आया हूँ, कभी सुना भी नहीं था इस एरिया के बारे में। सोचते सोचते ही आगे बढ़े, अचानक से सामने 3 लोग दिखाई दिए। उम्मीद की एक नई किरण मन में जागी और जैसी थोड़ा पास तरफ पहुंची तो पाई कि अरे ये 2 बूढ़ी औरतें हैं जिन्होंने नवारी साड़ी पहनी हुए हैं, और एक आदमी है जो कि दोनों बूढ़ी औरतों से थोड़ा लंबा है और ऐसा उनके कंधे में हाथ डाल के सिर नीचे झुकाए कर कैसा चल रहा है। वो दोनों औरतें इस आदमी को सहारा दिए हुए समझ में आ रही थी। वो जो आदमी था उसका जो सर था ये कंबल से ढका हुआ था, जैसे कंबल क्या बताऊं, ऐसा कंबल से ढका हुआ था, पूरा ऐसा कवर था। वो लोग इनके तरफ ही बढ़ रहे थे, ये भी इनके तरफ ही बढ़ रहे थे। बोले खैर जो भी है पूछता हूँ रास्ता। ये गाड़ी रोके, बोले अरे माँ जी यहाँ से वो बस स्टॉप तरफ कैसे जाना है। माँ जी इनकी तरफ बढ़ी और बोलती है बेटा तुम तो बस स्टॉप तरफ चले जाना, हम तुमको बता देंगे, लेकिन हम अपने बेटे को अस्पताल लेकर जाना चाहते हैं, पास में ही सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ ले चलो, हमारे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। ये देखते हैं बेटा अभी भी ऐसा डल के ऐसे ही बैठा हुआ है, मतलब खड़ा हुआ है। ठीक है आप बैठिए, आप रास्ता बता दीजिए, मैं थोड़ा भटक गया हूँ। औरतें लोग अपने उस लड़के को लेके बैठ जाती है। अभी भी उसका सर ऐसा कवर था और ये ऑटो चलाते चलाते लगभग 200-250 मीटर ही आगे बढ़े थे। अचानक से पीछे बैठी हुई औरतें जोर जोर से रोने लगती है, जैसे गाना गाते गाते रोते हैं ना, कई बार गा रही है, अरे मेरा बेटा मर गया रे, कैसे चला गया बेटा रे तू, इतनी जल्दी कैसे चला गया रे तू। ये घबरा गए, बोले अरे बाप रे ये क्या मैटर हो गया। सामने जो मिरर लगा हुआ था उससे देखे जा रहे हैं और कांपते हुए हाथों के साथ ऑटो बढ़ाए जा रहे हैं। पीछे वो औरतें रो रही है, अरे मेरा बेटा इतनी जल्दी चला गया। दोनों औरतें ऐसे रो रही है, ये घबरा गए। बोले माँ जी सब कुछ ठीक है कि नहीं, लेकिन पीछे बैठी हुई औरतें अपनी आवाज बदलती जा रही है। अभी तक तो नॉर्मल औरतों की तरह आवाज आ रही थी, लेकिन अब आवाज इनकी मर्दाना होती जा रही है। ये घबराने लगे कि क्या सिचुएशन है, ब्रेक मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन ब्रेक लग नहीं रहा है। ये बोलना शुरू किए, अरे माँ जी ब्रेक फेल हो गया है, आपका बेटा ठीक है कि नहीं। वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। यहाँ पे जब इन्होंने एक्सीलेटर छोड़ भी दिया ना, तब भी ऑटो अपने ही रफ्तार से आगे बढ़ी जा रही है। इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सामने ऐसा लग रहा है कि रास्ता खत्म है, खाई सी आने वाली है, सब कुछ एंड सा दिख रहा है। यहाँ पे औरतें सुनने के लिए तैयार नहीं है, ब्रेक लग नहीं रहा है, ऑटो स्पीड में पकड़ी हुई है। बोले मरना तो तय है, इससे बेहतर है मैं कूदता हूं, इनको जो करना हो करे। ये ऑटो चल रही है, ये चलती ऑटो से छलांग मारे। अब मन में इतना डर बैठ गया, इधर पे ये डर, ऑटो में पीछे जो ये लोग बैठे हुए थे, और साथ में ये ब्रेक फेल होने का डर, साथ में खाई में गिरने का डर। इतना डर जब ये कूदे तो बेहोश ही हो गए। बेहोश, जो ऑरेंज लाइट थी, वाइट लाइट थी, जो स्ट्रीट लाइट्स थी थोड़ी बहुत, सब धुंधली काली होती नजर आई। फिर भीड़ की आवाज से इनकी नींद खुली या होश में आए, जो भी कहना है कह लो, लेकिन ये होश में आए तो पाए कि उनके सामने 5-6 लोग खड़े हुए हैं और सब कम उम्र के लड़के हैं, शायद नशा पत्ती करने के लिए इस एरिया में आए होंगे। श्रीकांत जी तुरंत उठे और लड़कों के सामने बोलने लगे कि मेरी ऑटो कहाँ पे है। इतने में ये एक नशेड़ी सा लड़का है कि देख भाई इधर से आगे जाके एक मोड़ है, वहां पे एक ऑटो खड़ी हुई दिख रही है, तेरी हुई तो ठीक है, नहीं तो देख तू समझ लेना किसकी है। ये उठे, अपने कपड़ों से धूल वूल झाड़े और भागते हुए पहुंचे और देखे कि इनकी ऑटो तो टकाटक खड़ी हुई है भाई, एक खरोच के निशान नहीं, और वो 3 लोग आसपास समझ में नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि अभी सुबह का वक्त हो गया था, लेकिन अभी भी रात ही थी। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। इन्होंने सोचे ऑटो स्टार्ट करता हूँ। ये फिर से ऑटो में बैठे, ऑटो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब भगवान का नाम लिए, भगवान बहुत हो गया आज के लिए, इससे ज़्यादा मैं सह नहीं पाऊंगा, प्लीज़ ऑटो स्टार्ट करवा दो। हो गई। जैसी ऑटो स्टार्ट हुई, अचानक से आगे बढ़ाने ही वाले थे कि इनकी नज़र फिर से मिरर में पड़ी पीछे सीट में। जैसे ही देखे चलती हुई ऑटो फिर से रुके और ऊपर नीचे सांसें होने लगी और ऑटो छोड़ के फटाक से उतरे।
दरअसल पीछे वाली सीट में वही वाला कंबल रखा हुआ था जिससे ढककर वो दोनों औरतें अपने बेटे को लेकर इस ऑटो में बैठी थी। इनको कुछ समझ में नहीं आया, अपनी ऑटो वहीं पे छोड़े और नॉन स्टॉप भागे हैं ऑटो लॉक करके। लेकिन किस्मत देखो, भागते 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 वो फाइनली बस स्टॉप तक पहुंच गए और अब सुबह का वक्त हो चला था, लगभग 4 बज चुके थे। बस स्टॉप में पहुंच के वो जो अपना उनका फ्रेंड था मुरलीधर, पूरी बात बताए मुरलीधर को। मुरलीधर ने बोला चलो चलो बैठो, अपन देख के आते हैं ऑटो सही सलामत है कि नहीं। ये मुरलीधर की ऑटो में बैठे और उस स्पॉट में पहुंचे, वहाँ पे ऑटो खड़ी हुई थी। उन्होंने बोले ऑटो पकड़ो भाई, ले चलो और इस ऑटो को बेच दो। मुरलीधर की बात इन्होंने माने, उस ऑटो को चेंज करवाए और फिर एक नई ऑटो खरीद के एक अपनी नई लाइफ शुरू की, क्योंकि उस दिन ये एक्सेप्ट कर चुके थे कि मेरी मौत आ चुकी है। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, अब ये रात में ऑटो चलाते ही नहीं है कि बच्चे भी बड़े हो गए, तीनों की शादी भी हो गई है और ये दादा नाना भी बन चुके हैं। किसी तरह की लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन आज भी याद करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं उस रास्ते में पहुंचा तो पहुंचा कैसे, और वो रास्ता मुझे कैसे नहीं पता, मुरलीधर को कैसे पता था। हो सकता है मुझे पता होगा लेकिन मैं भूला, तो उसके पीछे कुछ विधि का विधान था, या फिर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके पीछे कोई लाइफ का एक बड़ा कनेक्शन जुड़ा हुआ था। इनको इनके सवालों के जवाब तो नहीं मिल पाए, लेकिन इनके मन में एक ऐसे जख्म को छोड़ दिए जो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अब तक देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।